नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे किसानों, विद्यार्थियों से लेकर क्राइम और एनजीटी द्वारा जारी किए गए नोटिस और तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब किसानों से जुड़ी पहली खबर। सरकारी खरीद केंद्रों की तरफ किसानों का रुझान बढ़ाने के लिए सरकार नित नए राहत दे रही है, तो वहीं किसानों को भुगतान भी फसल बेचने के दूसरे दिन ही कर दिया जा रहा है। अब गेहूं की सरकारी खरीद में सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। अब किसान 70% तक चमक विहीन, 20% सिकुड़े दाने व 6% तक काले व क्षतिग्रस्त दाने वाले गेहूं भी सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। आदेश जारी होते ही खरीद एजेंसियों की ओर से गेहूं की खरीद प्रक्रिया में इसे लागू कर दिया गया है, तो वहीं खरीद केंद्र पर किसानों की संख्या भी बढ़ने लगी है। जिले में भी अब कम गुणवत्ता का गेहूं भी एफसीआई खरीदेगी। इसके लिए एफसीआई ने क्वालिटी में छूट देने के आदेश जारी किए हैं। एफसीआई के किस्म निरीक्षक इंद्रजीत व भुगतान प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि नए आदेश के तहत गेहूं की क्वालिटी में छूट के साथ ही समर्थन मूल्य में कटौती नहीं की जाएगी। अभी तक गेहूं काला और कम गुणवत्ता का बताकर खरीद केंद्रों से किसानों को बैरंग लौटाया जा रहा था। इससे किसान परेशान थे और उनकी मेहनत के दाम नहीं मिल रहे थे। इसके चलते सरकारी खरीद केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी किसान अपना माल लेकर वहां नहीं पहुंच रहे थे। यह पहला अवसर है जब कीमत में बिना कटौती के यह छूट जारी की गई है। इससे पहले छूट देने के साथ ही 25 से 150 रुपये प्रति कुंटल समर्थन मूल्य में कटौती होती थी। खरीद केंद्रों पर 2275 रुपये प्रति कुंटल एमएसपी है और राज्य सरकार 125 रुपये प्रति कुंटल बोनस दे रही है। किसानों से 24 रुपये प्रति कुंटल के भाव गेहूं खरीदे जा रहे हैं। किस्म निरीक्षक इंद्रजीत ने बताया कि नियमों में दी गई शिथिलता के चलते किसानों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि किसानों का गेहूं का भुगतान भी दूसरे दिन ही कर दिया जा रहा है। दूसरी ओर सरकार ने साझा खातेदार किसानों को भी गेहूं की सरकारी खरीद में राहत दी है। इसके तहत साझा खातेदार के खेत में गेहूं की बुआई के आधार पर पटवारी की ओर से जारी गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर अब गेहूं की खरीद हो सकेगी। जबकि अब तक नियम यह था कि जैसे साझा खाते में यदि 3 किसानों के नाम है तो बोई गई गेहूं की फसल 3 हिस्सों में मानी जाएगी। यानी कि चाहे इन 3 किसानों में से 2 किसानों ने गेहूं की बुआई नहीं की है तो उन्हें भी गेहूं बेचने का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने सरसों की एमएसपी पर खरीद में किसानों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत सरसों की फसल बेचने पर अब किसानों को ऑनलाइन पंजीयन करवाने में P35 की बाध्यता नहीं रहेगी। केवीएसएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि खरीद में ऑनलाइन गिरदावरी में P35 के क्रमांक और दिनांक अंकन में शिथिलता दी गई है। इससे भी किसानों को भारी राहत मिल रही है। खरीद केंद्र के प्रभारी कुलदीप सिंह व सह प्रभारी अजीत सिंह शेखावत व अशोक मान ने बताया कि सरसों बेचने के लिए किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक कुल 2023 किसानों के पंजीकरण हो चुके हैं, जिनमें से 384 किसानों के सरसों की तुलाई हो चुकी है। अब बारदाने की किल्लत से जुड़ी अगली खबर। कोटपुतली बहरोड जिले के अधिकतर सरकारी खरीद केंद्रों पर बारदाने की किल्लत होने लगी है। कोटपुतली खरीद केंद्र पर बारदाना खत्म हो जाने के कारण गुरुवार को किसानों को कई घंटे इंतजार करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक कोटपुतली के कृषि उपज मंडी परिसर में बनाए गए खरीद केंद्र पर इन दिनों सरसों की अच्छी आवक हो रही है। किसान रोजाना समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने के लिए केंद्र पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं पिछले 3 दिनों से समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसानों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। गुरुवार को अचानक खरीद केंद्र पर बारदाना खत्म हो जाने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ घंटे बाद कहीं से कुछ बारदाने की व्यवस्था की गई, तब जाकर तुलाई शुरू हो सकी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में किसानों के लिए भारी परेशानी पैदा हो जाएगी और तुलाई अटक सकती है, क्योंकि सरसों के लिए अभी तक कुल 2023 पंजीकरण हो चुके हैं, जिनमें से मात्र 384 किसानों के सरसों की ही तुलाई हो सकी है। वहीं 71 रजिस्ट्रेशन गेहूं के लिए कराए गए हैं, जिनमें से 9 किसान ही अपनी फसल लेकर केंद्र पर पहुंचे हैं। केवीएसएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि सरसों की खरीद राजफेड के माध्यम से की जा रही है। हमने कुल 1 लाख कट्टे की डिमांड की थी, जिनमें से अभी तक मात्र करीब 15,000 कट्टे ही मिले हैं। उन्होंने बताया कि 1-2 दिन में बारदाना आने की संभावना है। अब देखते हैं वन विभाग व पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की खबर। वन विभाग और पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक कार्रवाई कर गुग्गुल गोंद की तस्करी करने के मामले में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक पिकअप जीप और करीब 6.5 लाख रुपए का गुग्गुल गोंद जब्त किया है। सहायक वन संरक्षक सुशील चंद्र यादव ने बताया कि मुख्य वन रक्षक राजीव चतुर्वेदी और वन विभाग के उप संरक्षक डीबी जागावत के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। इसके तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी वनपाल ढीलाड़ की अगुवाई में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर वन विभाग और पुलिस टीम द्वारा सरून टोल नाके के पास नाकेबंदी की गई।
इसी दौरान तेज गति से आई एक बोलेरो पिकअप को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 10 प्लास्टिक के कट्टों में 5 क्विंटल वन उपज गुग्गुल गोंद बरामद हुआ। इस पर वन विभाग ने आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। जब्त किए गए गुग्गुल गोंद की अनुमानित बाजार कीमत 6.5 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई में वनपाल अशोक कुमार गुजर, सहायक वनपाल दाताराम यादव, मीर सिंह, वन रक्षक मुकेश गुजर, अशोक कुमार सैनी सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। अगली खबर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया 6 मई से प्रारंभ होगी। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के निदेशक आशीष मोदी ने आदेश जारी किए हैं। वार्षिक परीक्षा होने के साथ ही निजी स्कूलों ने प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और घर घर जाकर अभिभावकों से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया की तिथि घोषित नहीं होने से अभिभावक इंतजार कर रहे थे, जिसको देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश कार्यक्रम घोषित कर दिया है। राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्या मनोरमा यादव ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्री प्राइमरी व बाल वाटिकाओं में सभी सीटों पर नवीन प्रवेश दिए जाएंगे, जबकि शेष कक्षाओं में विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने के उपरांत रिक्त रही सीटों पर ही प्रवेश मिलेंगे। प्रवेश के लिए आवेदन शाला दर्पण और QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन भरवाए जाएंगे। ज़्यादा आवेदन आने पर लॉटरी के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मानकों के अनुरूप सेक्शन निर्धारित किए गए हैं। मनोरमा यादव ने बताया कि कक्षा 1 से 5 तक 30 विद्यार्थी प्रति सेक्शन, कक्षा 6 से 8 में 35 विद्यार्थी प्रति सेक्शन तथा कक्षा 9 से 12 में 60 विद्यार्थी प्रति सेक्शन निर्धारित रहेंगे। अब आपको बताते हैं क्या रहेगा प्रवेश कार्यक्रम। घोषित प्रवेश प्रक्रिया के तहत 6 मई को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की विज्ञप्ति जारी होगी। 6 से 12 मई तक प्रवेश के लिए आवेदन लिए जाएंगे। 13 मई को प्राप्त आवेदनों की सूची व कक्षावार रिक्तियों की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। 14 मई को लॉटरी निकाली जाएगी। 15 मई को लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों की सूचना चस्पा की जाएगी और 16 मई से प्रवेश कार्य तथा 1 जुलाई से शिक्षण कार्य शुरू होगा। अब बालिकाओं को खुश कर देने वाली खबर। कोटपूतली के पवाना हिर ग्राम स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और इसी के साथ उसमें कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं का एडमिशन भी शुरू कर देने के आदेश आ चुके हैं। प्राचार्य महेश चंद यादव ने बताया कि छात्रावास के लिए वार्डन की नियुक्ति हो चुकी है तथा भवन में सभी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी गई हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कक्षा 9 से 12 में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को खान पान, रहन सहन, पढ़ाई, फीस, कपड़े, स्टेशनरी, छात्रवृत्ति सहित सभी खर्च व आवश्यक सुविधाएं सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, अनाथ, दिव्यांग, बेघर, एकल माता पिता, अनामांकित, ड्रॉप आउट, CWSN सहित अन्य से संबंधित जरूरतमंद बालिकाओं को प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि 1 मई 2024 नए सत्र से कक्षा 9 से 12 में 100 बालिकाओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद भी यदि सीटें रिक्त रहती हैं तो अन्य ब्लॉक से और समीप के जिले की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा। बालिकाएं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पवाना हिर में अध्ययन करते हुए आवासीय छात्रावास में रह सकेंगी। छात्रावास का संचालन प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देशानुसार होगा। उसी के तहत शैक्षिक व शैक्षिक खेलकूद, सांस्कृतिक, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, किशोरी प्रशिक्षण मेलों, स्काउट गाइड, मीना मंच, शैक्षिक भ्रमण, योगा, जीवन कौशल, ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों, बाल अधिकार जागरूकता, भयमुक्त वातावरण, उत्साहवर्धन प्रसंग व मनोबल बढ़ाने से जुड़ी सभी गतिविधियों की तैयारी कराई जाएगी। छात्रावास में रहते हुए उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए बालिकाएं विद्यालय में उपलब्ध संकाय के अलावा भी स्वेच्छा से अन्य संकाय का चयन कर नजदीकी विद्यालय में अध्ययन कर सकती हैं। अगली खबर एक प्रतिभावान छात्र की। कोटपूतली के एक छात्र पार्थ बंसल पुत्र गोविंद शरण बंसल ने IIT JEE मेंस परीक्षा में सफलता हासिल की है। शहर के आदर्श नगर कॉलोनी में रहने वाले गोविंद शरण के बेटे पार्थ को 99.9508 परसेंटाइल व ऑल इंडिया रैंक 932 प्राप्त हुई है। इसकी खबर मिलते ही परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। पार्थ बंसल क्षेत्र के जाने माने CA रह चुके स्वर्गीय कमलकांत गुप्ता का भतीजा है। पार्थ के पिता गोविंद शरण शहर के डाबला रोड पर स्थित कमल ट्रेडिंग कंपनी नामक फर्म के मालिक हैं। इस उपलब्धि पर बड़ी संख्या में लोगों ने परिजनों को बधाई दी है। अगली खबर कल्याणपुरा खुर्द गांव से। कोटपूतली के कल्याणपुरा खुर्द ग्राम स्थित जाटड़े वाले मंदिर का वार्षिक उत्सव 29 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों और मेला कमेटी से जुड़े लोगों की एक बैठक मंदिर के पुजारी राम कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें विस्तार से चर्चा किए जाने के बाद 29 अप्रैल को सुबह शोभा यात्रा निकालने, दोपहर को विशाल मेले का आयोजन करने, कुश्ती दंगल कराने व शाम को धमाल कार्यक्रम आयोजित कराने का निर्णय लिया गया।
कुश्ती दंगल में कांबड़े की अंतिम कुश्ती 31,000 रुपये की होगी। इससे पहले 28 अप्रैल की रात्रि को विशाल जागरण भी आयोजित किया जाएगा। अब देखते हैं मूट कोर्ट से जुड़ी खबर। शहर के टैगोर पब्लिक लॉ कॉलेज में मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें LLB तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कॉलेज के निदेशक अनुदीप शाह ने बताया कि प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को 2 ग्रुपों में विभाजित किया गया था। एक ग्रुप को अभियोजन का कार्य तथा दूसरे ग्रुप को प्रतिरक्षा का कार्य दिया गया। न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ता राजेंद्र यादव को नियुक्त किया गया था। अभियोजन की ओर से भूपेंद्र कौशिक, पंकज, रीना, अस्मित कौर ने अपना पक्ष रखा और अभियुक्त को अपराधी साबित किया तथा प्रतिरक्षा की ओर से उमेश राजौरिया, प्रीति, करिश्मा, नीतू यादव, अनुराग ने अभियुक्त की प्रतिरक्षा की। मूट कोर्ट के दौरान दोनों पक्षों की ओर से मामले में प्रभावी बहस की गई। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य राकेश तिवारी, प्रोफेसर ऋषि शर्मा, चरण सिंह, सचिन सैनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अगली खबर हंस कॉलेज से। कोटपूतली के हंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन में गुरुवार को भारतीय शिक्षण मंडल जयपुर प्रांत का 55वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि RSS के क्षेत्रीय बौद्धिक प्रमुख श्रीकांत, प्रांत मंत्री प्रोफेसर GP सिंह, जयपुर प्रांत के प्रचार प्रमुख श्याम शर्मा ने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। श्रीकांत ने कहा कि भारत आयुर्वेद में हमेशा ही अग्रणी रहा है। चिकित्सा से जुड़े कई आविष्कार हुए हैं, तो वहीं गणित विषय में भी भारत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्रोफेसर GP सिंह ने नई शिक्षा नीति के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी। इस दौरान महारानी कॉलेज जयपुर की उप प्राचार्य ने भारतीय शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की। कॉलेज के निदेशक उमेश बंसल ने अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर सरवंता यादव, डॉक्टर सरोज यादव सहित अनेक शिक्षक मौजूद रहे। अंत में प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार यादव ने आभार प्रकट किया। अब न्यायालय परिसर से जुड़ी अगली खबर। कोटपूतली के अदालत परिसर में मौजूद बार रूम को खाली कराकर बार एसोसिएशन कोटपूतली को लौटाने की मांग की गई है। इस संबंध में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सागरमल शर्मा ने राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर के मुख्य न्यायाधिपति को एक ज्ञापन भेजा है। शर्मा के मुताबिक सन 2005 में कोटपूतली न्यायालय परिसर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक खुला था। तब कोर्ट रूम उपलब्ध नहीं होने की वजह से भूमि तल पर बने बार एसोसिएशन के बार रूम का 2/3 भाग फास्ट ट्रैक अदालत के लिए अस्थायी तौर पर दे दिया गया था। वर्ष 2005 में बार एसोसिएशन में सदस्यों की संख्या तकरीबन 200 थी। पिछले 19 वर्षों में बार एसोसिएशन में सदस्यों की संख्या बढ़कर 800 से अधिक हो गई है, जिसके चलते अब अधिवक्ताओं के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। उन्होंने अवगत कराया है कि उक्त बार रूम में वर्तमान में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 2 का न्यायालय चल रहा है। उन्होंने जल्द ही बार रूम को खाली कराकर बार एसोसिएशन के सुपुर्द किए जाने की मांग की है। ज्ञापन की प्रति जिला एवं सत्र न्यायाधीश समेत अन्य अधिकारियों को भी भेजी गई है। अब देखते हैं NGT ने किसे किसे जारी किया नोटिस। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अर्थात NGT ने क्षेत्र में बहने वाली सोता नदी के बहाव क्षेत्र तथा इस नदी पर बने बुचारा बांध को अवैध खनन, भारी ब्लास्टिंग, पत्थर क्रेशर लगाने और अतिक्रमण से बचाने के लिए राज्य सरकार के कई विभागों को नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण की सेंट्रल जोन बेंच भोपाल की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश मीणा और अमित कुमार की याचिका पर हुई पहली सुनवाई के दौरान भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय राजस्थान के मुख्य सचिव सहित अन्य संबंधित विभागों और कोटपूतली बहरोड जिला कलेक्टर को 4 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने साबी नदी की सहायक नदी के रूप में बहने वाली सोता नदी के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए स्थानीय प्रशासन, पर्यावरण व जल संरक्षण से जुड़े 4 संस्थानों के प्रतिनिधियों की एक समिति भी बनाई है। इस समिति को प्राधिकरण के समक्ष सोता नदी क्षेत्र का दौरा कर वहां की वर्तमान वास्तविक स्थिति और राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन तथा अतिक्रमण आदि को रोकने के लिए की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। समिति में राज्य सरकार के जल संसाधन, भूजल विभाग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया गया है और राजस्थान राज्य नियंत्रण प्रदूषण मंडल को इस समिति का नोडल संस्थान तय किया गया है। याचिका की अगली सुनवाई 30 जुलाई को तय की गई है। याचिका के अनुसार सोता नदी के बहाव क्षेत्र और बुचारा बांध के कैचमेंट क्षेत्र में अनियंत्रित और अवैध खनन गतिविधियां, भारी मात्रा में ब्लास्टिंग और अतिक्रमण कर पत्थर क्रशिंग लगातार हो रहा है। इससे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जो पानी के बहाव में बाधा बन रहे हैं। इस कारण से बुचारा बांध में वर्ष 1996 से पानी आना बंद हो गया है। याचिका में राजस्थान के रिवन बेसिन प्राधिकरण, खान विभाग तथा रिको सहित कुल 10 विभागों, प्राधिकारियों और संस्थानों को परिवादी बनाया गया है। NGT ने सभी परिवादियों से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। और अंत में बिजली बंद की सूचना। 220 kV GSS से निकलने वाले 33 kV पावटा पर आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते शुक्रवार को विभिन्न इलाकों में 4 घंटे बिजली बंद रहेगी।
कनिष्ठ अभियंता कृष्ण कुमार सैनी ने बताया कि सुधार कार्य के चलते 33 केवी जीएसएस भैंसलाना, भूरी भड़ाज, दांतिल व बीट लोदा से निकलने वाले सभी 11 केवी फीडरों की सप्लाई सुबह 6:30 से 10:30 बजे तक बंद रखी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।